छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से ब्रीफिंग की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। पूछता हूं, क्यों चिट फंड के घोटाले हुए उसकी ईडी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? पनामा में जो अभिषेक सिंह का नाम आया उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? नान घोटाला में सीएम सर और सीएम मैडम ईडी कब जांच करेगी? और ये हेमंता विश्व शर्मा के जो जांच है वो क्या क्लोज हो गया है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? और ये बता दे कि महाराष्ट्र में अजित पवार जी के उसको क्लोजर रिपोर्ट क्यों भेज दिए? वो तो उस समय सही था, फिर गलत कैसे हो गया ये बताएं। और यहाँ जब बात कर रहे हैं तो भैया महादेव ऐप के हम तो लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं, पकड़ क्यों नहीं रही है केंद्र सरकार? और क्या साठगांठ है उनके साथ जो महादेव ऐप को बंद नहीं कर रहे हैं? और लिकर की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री मालिक को क्यों छोड़ के रखे हैं? क्या लेन देन हुआ है, क्या समझौता हुआ, ये बताएं। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में सभा को संबोधित किया। सभा में मंच पर रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ साथ जिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। बीजेपी के दल बदल पर कांग्रेस के आए आदिवासी नेता नंद कुमार साय भी मंचासीन थे। सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं चारों प्रत्याशी कांग्रेस का उत्साहवर्धन करने आया हूं। अभी भी मैं सभी विधानसभाओं में इसी प्रकार जा रहा हूं। मैं स्वयं अपना नामांकन आखिरी दिन 30 अक्टूबर को दाखिल करूंगा। किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में काफी उत्साह है और चारों सीट फिर से हम जीतेंगे ये विश्वास साथियों ने दिलाया है। बड़े बड़े नेता आ जाए, क्या फर्क पड़ता है यदि नीचे के कार्यकर्ता यदि सक्रिय नहीं है? सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सारे नेता निराश है भारतीय जनता पार्टी के। वो जान चुके हैं, पिछले समय 68 जीते थे, इस समय तो 75 पार होने वाले। जबरदस्त होगा। किसान को मजबूती देना बहुत जरूरी है। पूरे देश में सबसे मजबूत हमारा किसान छत्तीसगढ़ का होगा। आरबीआई फिर अमित शाह जी होंगे भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस का यदि मुझे एटीएम कर रहे हैं तो एटीएम हूँ मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन में बटन दबाता हूँ। गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उन पर संग्राहक उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूँ लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का आरबीआई हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रमन सिंह का गढ़ मानी जाती है। वे 2008 से इस सीट से जीत रहे हैं। कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ अपने वरिष्ठ ओबीसी नेता और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को उम्मीदवार बनाया है। रमन सिंह कहते हैं कि भूपेश सरकार में पिछले 5 साल में इलाके में विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रमन सिंह का गढ़ मानी जाती है। वे 2008 से इस सीट से जीत रहे हैं। कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ अपने वरिष्ठ ओबीसी नेता और छत्तीसगढ़ के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को उम्मीदवार बनाया है। रमन सिंह कहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने पिछले 5 साल में इलाके में विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। राजनांदगांव के साथ अन्याय किया भूपेश ने। 5 साल में यहाँ के एडीबी का ऑफिस चला गया, यहाँ के पाठ्य पुस्तक निगम का ऑफिस चला गया, यहाँ के सड़क निगम के ऑफिस को ले जाने का षड्यंत्र हुआ। तो राजनांदगांव के साथ अन्याय हुआ। यहाँ के एस्टेब्लिश ऑफिस राजनांदगांव से चले गए और 5 साल में राजनांदगांव का विकास पूरी तरीके से ठप रहा। दूसरी ओर कांग्रेस राजनांदगांव में विकास की कमी का ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर फोड़ती है। राजनांदगांव शहर जो एक मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ विकास है ही नहीं है। विकास कोसों दूर है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के विधानसभा का विकास होना चाहिए था, कहीं नहीं है।
राजनांदगांव में बहुत सालों से मांग करते आ रहे हैं, न कोई इंडस्ट्री आ रही है, न वहाँ सब्जी मंडी का विकास हो रहा है। खेल के मामले में संस्कार धानी बहुत आगे है, लेकिन खेल के विकास के लिए भी कोई भी संसाधन उन्होंने वहाँ तैयार नहीं किए। वहीं वोटर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से संतुष्ट नजर नहीं आते। कुछ ने यहां तक धमकी दी है कि अगर घरों तक पानी की सप्लाई और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारा घर नहीं बने हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है और हम गांव का निवासी हैं और हम कई आवेदन देते हैं और हमारा घर नहीं यहाँ बन नहीं रहे। डॉक्टर रमन का 5 साल निकल गए, उसका समय में नहीं बने। अब क्या बोलते भूपेश बघेल वो लोग बनाएगा तो हम लोग वोटिंग देंगे और नहीं बनाएगा तो हम लोग वोटिंग नहीं देंगे। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होंगे। राजनांदगांव समेत 20 विधानसभा सीटों के लिए वोट 7 नवंबर को डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में प्रत्याशी दमखम दिखाने के साथ जनसंपर्क के लिए मैदान में उतर गए हैं और इसी कड़ी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मानित होने वाले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और पोहरी विधायक सुरेश धाकड़ वहां पर राठखेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी है और इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूती के साथ और स्तंभ के साथ उसी जगह से अपनी जीत का परचम लहराएगी जहां कई सालों से कांग्रेस का कब्जा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जैसे मैंने कहा, हमारे सरसेनापति अध्यक्ष जी के रूप में हमारे समक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सेनापतिगण हैं जो पोलिंग के कार्यकर्ता हैं, उनमें नई ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति प्रदान करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। किसी भी लड़ाई में सैनिकों में एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता हमारा मजबूत होगा तो किला हमारा मजबूत होगा, पोलिंग बूथ हमारा मजबूत होगा और पोलिंग बूथ मजबूत होगा तो विधानसभा मजबूत होगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राम मंदिर मुद्दे पर पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में राम मंदिर के बारे में एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। राम मंदिर के विकास के लिए उनके कार्यकाल में कुछ भी क्यों नहीं किया गया। राम मंदिर के उद्घाटन का समर्थन करने वाले कमलनाथ के बारे में पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 22 जनवरी को होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। उनके कार्यकाल में उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला राम मंदिर का? उनके कार्यकाल में राम मंदिर स्थापना की बात पर कोई कार्य क्यों नहीं हुई? चट भी मेरी भी मेरी, ये नहीं चलेगी। राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरी दादी ने उस जमाने में लिया था जब इस पूर्ण सोच विचारधारा की श्री गणेश की गई थी, और आज ये संभव हो पाया है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट से नामांकन दाखिल कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा जुलूस उनके साथ था। वे खुले ट्रक में लोगों का अभिवादन करते हुए नामांकन के लिए निकले। मुख्यमंत्री बनने से पहले कमलनाथ लगातार 9 बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को छिंदवाड़ा सीट से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा जुलूस उनके साथ था। वे खुले ट्रक में लोगों का अभिवादन करते हुए नामांकन के लिए गए। मुख्यमंत्री बनने से पहले कमलनाथ लगातार 9 बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जो प्यार और विश्वास मुझे इतने साल दिया है वो आगे भी देते रहे। दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने मई 2019 में उपचुनाव में छिंदवाड़ा से पहला विधानसभा चुनाव जीता। ये बीजेपी जाने क्यों शर्मा रहे हैं शिवराज सिंह जी का चेहरा आगे करने में। तो सोचते होंगे कि जैसे जनता उनसे दुखी है शायद बीजेपी भी उनसे दुखी हुए। कमलनाथ के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके बेटे नकुल नाथ भी थे। वे 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर छिंदवाड़ा से जीते थे। राज्य में 17 नवंबर को 230 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ शाहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए उनके द्वारा समर्थन जुटाया गया और इस दौरान शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर सूबे का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर खेती, किसानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी के इंतजाम दुरुस्त होने का भी भरोसा दिया। साथ ही युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराने के लिए भरोसा दिलाया। में डूबा हुआ ये प्रदेश है। शिवराज सिंह जी ने रेट फिक्स किया हुआ है 50% और 50% पैसा जो ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो पूछता हूँ शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप उसका हिसाब दे दिया। मैं बताता हूँ शिवराज सिंह जी ने क्या किया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें दी। दुखी किसान आपने दुखी किया। शिवराज सिंह जी ये आपने किया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है, एमपी की तरक्की पर ताला लगा रखा है, किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का आरोप लगाया। भूपेश को भरोसा है, भरोसा किसको है? सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूट कर उनका खजाना भरेंगे तो भरोसा। भूपेश बघेल जी आप पर भरोसा है तो उन हत्यारों को, भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को, इनका संरक्षण तुमने किया है।
बिलासपुर में नवरात्र के 9वें दिन भक्ति में डूबे रहने के बाद अब भक्त माता को विदा कर रहे हैं। बिलासपुर में विराजमान सभी दुर्गा समिति ने माता को विदाई दी और इसके लिए गोल बाजार से लेकर पटरी घाट तक विशेष साज सज्जा वहां पर की गई। साथ ही झांकी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें दुर्गा समिति ने भाग लिया और इसके बाद उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। हर साल की तरह इस वर्ष भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में भव्यता के साथ धार्मिक आस्था का सैलाब देखने को मिला। उज्जैन में इस बार पूर्णिमा तिथि पर मध्य रात में खंडग्रास चंद्र ग्रहण होने से वेदकाल में शुरू होने वाले मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था बदलेगी। 28 अक्टूबर को दोपहर 4:05 में वेदकाल प्रारंभ होगा और इस दौरान आपको बता दें कि इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा और वहीं भगवान का स्पर्श नहीं किया जाएगा और वहां पर गोपाल मंदिर में शाम 4:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह शुद्धिकरण के बाद मंदिर में पूजा प्रारंभ होगी। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो चंद्र ग्रहण है वो रात्रिकालीन है। चूँकि बाबा महाकाल की अनादिकाल की परंपरा रही है कि वेद काल के अंदर मंदिर की जो परंपरागत व्यवस्थाएं वो यथावत रहती है, सिर्फ भोग भगवान को नहीं लगता है। चूँकि चंद्र ग्रहण 28 और 29 की रात के बीच के अंदर है और रात 11 बजे बाबा महाकाल के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय वेद काल के समय पे बाबा महाकाल के ऊपर शक्कर का दूध का ही भोग लगाया जाएगा। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में 1:19 का चंद्र का खंडग्रास ग्रहण बनने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण की स्थिति को हम बात करें तो यह ग्रहण मेष राशि के ऊपर अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण पर पड़ेगा। इसकी कुल अवधि 1:19 है। मध्य रात्रि का और अपर रात्रि का यह संधिकाल रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार के ग्रहणों की स्थिति काफी कम बनती है। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की कुटुंब यात्रा रस्म का आयोजन किया गया और शहर के गंगामुंडा तालाब के पास महात्मा गांधी स्कूल परिसर से देवी देवताओं को विदाई के साथ सम्मान के साथ उनकी विदाई दी गई। वहीं कुटुंब यात्रा रस्म के तहत बस्तर दशहरा में हिस्सा लेने पहुंचे 400 से अधिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर विदाई दी जाती है और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रस्म करने पहुंचे हैं। कुटुंब यात्रा, जिसे गंगामुंडा यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये जगह का नाम गंगामुंडा है और कुटुंब यात्रा के नाम से ज़्यादा माई दंतेश्वरी के छतरी का आज विदा करते हैं। साथ साथ असंख्य देवी देवता जो यहाँ पे उपस्थित हुए छतरी स्वरूप में और साथ साथ जितने भी आंगा देव यहाँ पे उपस्थित हुए, सभी स्थानीय देवी देवताओं का आज माँ की तरफ से विदाई का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि माँ को फूल अर्चन करते हुए माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ यहाँ पे बने रहें, माँ का आशीर्वाद बने। उनका जो स्वरूप हमारे पास छतरी का है, माई दंतेश्वरी की छतरी जो दंतेवाड़ा से आई है, आज जिया बाबा को सुप्रीत कर दी गई है कि जिया बाबा इन्हें लेके यहाँ से प्रस्थान करें। रायसेन के बेगमगंज में राज्य स्तरीय अंडर 14 तीरंदाज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसमें खेल अधिकारी राजेश यादव उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की मेजबानी का दायित्व सरस्वती विद्या मंदिर विवेकानंद परम बेगमगंज को दिया गया। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 9 संभागों के 14 वर्ष के 122 छात्र छात्रा शामिल हुए और वहां पर तीरंदाजी के करतब दिखाकर वाहवाही लूटी गई। प्रतियोगिता लगभग 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें से चयनित होने वाले 24 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में और शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में 67वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार बेगमगंज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14 वर्ष के बालक बालिका भाग ले रहे हैं और इसमें 9 संभागों से
वे बच्चे आए हैं जो संभाग स्तर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर यहाँ सम्मिलित हुए। 5 दिन होगी, 26 से लेकर 30 तारीख तक है। हाँ, यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर, वे राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और वहाँ उस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। प्रदेश में आचार संहिता लागू है और इस दौरान दतिया में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 वाहनों में 13 लाख रुपए की नकदी बरामद की और इस संबंध में पुलिस ने आयकर विभाग की टीम को सूचित कर दिया। सर अपने आप बता दिया सर, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ वो थोड़ी कर रहे हैं। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।